हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम यूपीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, है ना। संपूर्ण हल के साथ पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज 2016 का यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। नया पेपर 2016 यूपीपीसीएस प्री जीएस 1। ओके, सब्सक्राइब कर लो यार और शेयर वेयर किया करो, थोड़ा सा चैनल को बढ़वाइए। बाकी कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा और संपूर्ण कंटेंट दूंगा जिससे आपका पूरा काम चल जाए। लेकिन आप व्यू ही नहीं आएंगे तो फिर क्या बात है, उस मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन मेहनत करेगा इतना? मेहनत तो जब ही की जाती है ना, थोड़ा व्यू आएंगे। ओके, चलो आपकी मर्जी है, देख लेता हूँ। एक दो वीडियो देखूंगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर बंद करना पड़ेगा, क्या करें। खैर, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात। तो देखो, अब आप मुस्लिम मत लगा देना इसमें। इसमें सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, मुस्लिमों से भी कम। कितना है? 903। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। हालांकि ये सलमा बिनती कोई मतलब नहीं है, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। आगे चलो। हाल ही में सुर्खियों में आया वेडनलीस्टीन 7, कोई मतलब नहीं, ये भी करंट का क्वेश्चन था। नाभ की ऊर्जा संबंध था, वैसे डी ऑप्शन था इसका। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य रूप से मतदान की व्यवस्था लागू है? अब देखो ये क्वेश्चन आपको, अब देखो मेरे साथ पढ़ने का फायदा क्या होगा। उस टाइम के हिसाब से इसका डी ऑप्शन था, लेकिन आज के हिसाब से इसका मतलब इसका आंसर है 33 देशों में अनिवार्य रूप से अब जो है अनिवार्य रूप से मतदान की व्यवस्था है। मतलब मतदान नहीं दिया आपको दंड लगेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 33 है अभी। तो ये सब चीज़ों में करंट से जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा। करंट की जो चीज़ें आज जरूरी है ना, जैसे अब देखो आगे आएगा तब बताता हूँ कैसे कैसे करूँगा। अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक नीति को अस्वीकृत कर एक बच्चे की मानक नीति अपनाई थी, उसको अस्वीकृत करके दूसरे बच्चे की अनुमति दे दी है। तो किसने? ये चीन ने किया था। चीन ने कब किया था? 1979 में एक बच्चे की नीति अपनाई थी। लेकिन क्या हुआ, उसके वर्क फोर्स में जो अडल्ट लोग हैं उनकी कमी हो गई और उसको ये वापस लेनी पड़ी। लेकिन लोग अभी भी इसी नीति को, वो क्या है ना, एक बार मसल मेमोरी में घुस गया, मतलब लोगों के दिमाग में घुस गया कि एक बच्चा ठीक है, तो अब उसी तरह से चल रहा है। अभी भी दिक्कत आ रही है चीन को। चलो अगला देखते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था 2006 का, देखो सॉरी, ये छठा क्वेश्चन देखो। 2015 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? देखो, ये उस टाइम से कोई मतलब नहीं है, उस टाइम क्वेश्चन, लेकिन आज के हिसाब से इसको देखते हैं। आज के हिसाब से देखो तो कौन है पर्सन ऑफ 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर तो अभी चुना नहीं गया 2025 का, लेकिन 24 का कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 25 का भी हुआ नहीं है, लास्ट में आ रहा है दिसंबर में, तो अपने एग्जाम के बाद आएगा। तो अभी 24 का याद रखना है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस? तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे गलत आया था। सेवा दिवस उस टाइम पे किसी के लिए नहीं मनाया गया था, आज तक कभी नहीं मनाया गया सेवा दिवस किसी के नाम पे। ओके, तो ये गलत है। वैसे करंट क्वेश्चन था तब भी गलत ही था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, क्या नाम था उसको, नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था? तो उस टाइम कहानी है ये आजमगढ़ की थी, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं इससे ये पता चल रहा है कि कितना कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ अलग सी घटना होती है ना, उसको जरूर से देख लेना है। चलो अगला देखो। रघुवीर चौधरी जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया, मतलब किस साहित्य से बने, तो जो करंट का है उस टाइम का। लेकिन अभी समझो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ना, उसमें दिया जाता है। तो अभी 28 में जो ये अभी लास्ट दिया ना 24 वाला, तो ये गगन गिल को दिया है हिंदी के लिए। बाकी इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लो, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया है, तो ये दिया है 58वां। किनको? वो है ना राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जो अंधे हैं उनको दिया गया है। ठीक है, याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां। भारत के सभी राज्यों को विश्व से अलग अलग देश से मानकर और इनके सूचकांक से मिलाना है, ये करंट का क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है जी, 9 भी हो गया। आ जाओ 10वें पे, सॉरी अभी तो नीचे था एक। ओके चलो 10वें पे आ जाओ। 10वां ही था यार, चलो 11वां। चलो, हाँ पुस्तक कारगिल दी, हाँ टर्निंग द गाइड, टर्निंग द टाइड, सॉरी कारगिल टर्निंग द टाइड। उस वक्त तो ये मोहिंदर पुरी साहब की थी, लेकिन करंट का क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है आज इसका। अगला देखो। भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियम लीग उस टाइम हुई थी, तो इसमें राफेल नडाल ने शामिल हुआ था। राफेल नडाल अपने आप में एक ब्रांड है, तो वो इंडिया एसएच की ओर से शामिल हुआ था, सी था ऑप्शन, लेकिन आज कोई मतलब नहीं है इसका। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया। उस टाइम पकड़ा गया था, घोटाला क्या था?
रेलवे में जो ये रेल नीर है, रेल नीर, इसकी जगह दूसरा नीर बेच रहे थे ना। तो इस तरह की घटनाएं भी क्वेश्चन में आ रही हैं, देख लेना है। भारत में बराक 8 मिसाइल, बराक, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जनरेशन नाम दिया गया था बराक 8 मिसाइल। तो किस देश के साथ ये डेवलप की जा रही है? तो भैया इजराइल के साथ डेवलप हुई। और अभी भी जो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसमें इस बराक मिसाइल का यूज किया गया, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसके साथ संबंध है ये? हमारी जो है इजराइल के साथ मिलकर बनाया है इसको, बराक को, ठीक है। इसका यूज किया है हमने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नीलांग घाटी कहाँ है? तो नीलांग घाटी उत्तराखंड में उपस्थित है, 15D। नीलांग घाटी कहाँ है? 15 का हो गया डी, उत्तराखंड में, ओके। चलो, नीलांग घाटी क्या है? जब 1962 में युद्ध हुआ था ना चीन के साथ, तो उस टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था। 2015 में ये वापस खोली गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थी, उस टाइम ये करंट में आया था। चलो, 2015 में किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार? तो सऊदी अरब में मिला था। इस तरह के देखो, ये मध्य एशिया के देश जो है ना, ये गल्फ कंट्री जो है, इनमें से कोई कुछ भी चीज़ कोई स्पेशल होती है तो उसको भी नोट करना है, ठीक है। आज ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन क्या है, एक बहुत बड़ी घटना थी गल्फ कंट्री की, इसलिए इसको क्वेश्चन में डाला। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक, उस टाइम सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आया था और ये बड़ी बड़ी एकदम एक रिवोल्यूशन टाइप का वो था, तो ये एसबीआई में ने आया था। आज कोई मतलब नहीं है इसका। तो बैंकिंग संबंधी या इस तरह की फाइनेंशियल संबंध, हाँ, अभी जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी में कितने स्लैब हैं, कौन कौन स्लैब हटा दिए हैं, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, ये जीएसटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेताओं, अब जब 64वीं, अब इससे तो उस टाइम तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी अभी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो मिस यूनिवर्स हुई है उसे किसने जीता है? डेनमार्क की लेडी हैं, उसका नाम है विक्टोरिया केजर थेलविग। विक्टोरिया केजर थेलविग कब की है? ये 2024 की हुई है, 25 की भी दिसंबर में होगी, इसलिए 24 वाली को याद रखना। डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर थेलविग, ओके। अगला देखो, 18 हो गया, 19 आओ, कहाँ गया 19? हाँ, नीचे दिए कूट से झील और क्षेत्रफल को मिलाना भैया। अच्छा, झील और क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है, सबसे बड़ा छोटा 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 ऐसे। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, तो 4 पहले आएगा, 4 लेकिन 2 में है, ए और सी में। अच्छा देखो, दूसरा, उसके बाद आती है विक्टोरिया झील, 3 आएगा, 4 और 3, ए ऑप्शन हो गया। फिर आएगा बैकाल, और उससे छोटी है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर कहाँ पे है? ये कनाडा में। बैकाल रूस की है। विक्टोरिया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, नहीं, विक्टोरिया अफ्रीका की, और सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में। आप लोग व्यू बढ़ाएंगे तो मैं आपको मैप भी पढ़ा दूंगा, वर्ल्ड का मैप पढ़ा दूंगा, प्लस इंडिया का मैप पढ़ा दूंगा, और इतना बढ़िया से इन सब चीज़ों को याद करवा दूंगा मैप में दिखा दिखा के, ठीक है। लेकिन अब व्यू ही नहीं आएंगे तो कौन इसमें मेहनत करेगा। चलिए, जो बोला है आपसे तो मैं करूँगा, बाकी अब आप शेयर नहीं करेंगे, इसको बढ़वाएंगे नहीं, तो फिर भाई मेहनत भी तो आदमी जब ही करता है ना, कुछ उसको दिखेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। बंदरगाह और देश मिलाने हैं, तो रोटरडम नीदरलैंड में, लेकिन इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो रोटरडम नीदरलैंड में है बिल्कुल। एगारका चीन में, बताओ, एगारका चीन में नहीं है, कहाँ पे है ये रूस में है। एगारका चीन में नहीं है, ये रूस में है, ठीक है जी। हाँ, मट्टे वीडियो उरुग्वे में और जकार्ता इंडोनेशिया में, बस ये याद रख लेना। 11 का चीन में, ये था दोबारा भी पूछा है कभी, 23-24 में फिर से पूछा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कूट से मिलाना है आपको। कौन क्या है? दर्रे हैं और किस राज्य में? तो माना, माना कहाँ पे है बताओ? माना है भैया उत्तराखंड में। 4 हो गया। नाथुला किसमें? सिक्किम में। 2023 में ROAR में पूछा है कि जोजिला कहाँ है? जोजिला, जोजिला जम्मू में। मतलब पूछा था इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, तो उसमें जोजिला दे रखा था, जोजिला दे रखा था शायद हिमाचल में, नहीं, या उसमें मेघालय में दिया था, और जबकि जम्मू कश्मीर में। ये ऑप्शन पूछा है 2023 में, लेटर जो 25 में हुआ है ना एग्जाम, उसमें ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिपीट होते हैं, इनमें से बीच से कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिपीट करके और डाल देगा क्वेश्चन, ऐसे करता है। सिपकिला हिमाचल में। तो क्या हुआ? 4 4 1 2 3 ऐसे हो गया ना, 4 1 2 3, कौन सा ऑप्शन है? 4 1 2 3, ये सॉरी ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं है, ये है सी ऑप्शन है। 21 में सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देखो 22 में बताइए, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम कौन सी है? गोंडवाना, ऑप्शन डी, 22 में डी, गोंडवाना सबसे नवीन है। इसमें क्या मिलता है? एंथ्रेसाइट, जो सबसे टॉप कोयला होता है ना, वो मिलता है क्या? नहीं, एंथ्रेसाइट नहीं होता, दूसरे नंबर का बिटुमिनस कोयला मिलता है। गोंडवाना है, इसमें कोयला मिलता है और बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, तो डी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फान फान है, फान कहाँ? अल्प सरोवर पर चलती है। बोरा पोलैंड में। मिस्टल राइन, ये क्या है? हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं। कौन सी सही नहीं है बताना। तो खमसिन मिस्र में बिल्कुल सही है। मिस्टल राइन नदी ये भी चलती है। बोरा पोलैंड में नहीं, इटली में चलती है। कहाँ चलती है? इटली, चलो इटली, ठीक है, इटली में चलती है। अगला,
निम्नलिखित दर्रा में कौन से किससे होकर लेह जाने का, अच्छा ये दर्रा बताना जिसमें लेह जाने के लिए रास्ता है, तो भैया इसमें है ऑप्शन ए जोजिला। 24 में का ऑप्शन ए जोजिला क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये सिपकिला क्या है, ये जो है हिमाचल को या भारत को किससे, तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला। चलो तो ये हो गया जोजिला, किससे, श्रीनगर और लेह के बीच में। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ये घास के मैदान है और उधर महाद्वीप है। तो लानोज कहाँ है, लानोज है दक्षिण अमेरिका में, लानोज दक्षिण अमेरिका। स्टेपी कहाँ है, स्टेपी किधर है बताओ, स्टेपी यूरोप में है। 3 हो गया, 4 3। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका में। 4 3 1 2, 4 3 1 2 कौन सा है, 4 3 1 2 ए ऑप्शन हो गया, 25 में ए हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक उस टाइम तो केन्या था, लेकिन आज कौन है, आज चीन है। ठीक है, ये अब दोनों बता रहा हूँ मैं, आप ये मत करना केन्या है कि वो है। 15 के हिसाब से उस टाइम पर केन्या था, लेकिन सबसे बड़ा निर्यातक उत्पादक जो भी है आज चीन है। ठीक है, चीन बी ऑप्शन है, सबसे बड़ा निर्यातक की बात हो रही है, जो एक्सपोर्ट करता है चीन है। और दूसरे नंबर पर अपना इंडिया है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, रिपीट होगा, देखना आगे भी रिपीट होगा। अगला ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना, जनजाति और क्षेत्र कहाँ पे है ये, तो खिरगिज कहाँ है, तो सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट कालाहारी में बुशमैन, तो बी में 4, देखो बी में 4 कहीं दिख रहा है, बी में 4 बी में 4, हाँ बी में 4 एक ही जगह, देखो मिल गया, ऐसे ही पकड़ गया। तो पहले में 3 हो गया, मतलब देखो खिरगिज कहाँ मिलती है, मध्य एशिया में, बता दे रहा हूँ मैं, खिरगिज मध्य एशिया में मिलती है, बुशमैन कालाहारी में, एनू कहाँ है, एनू जापान नाम से भी मिल रहा है थोड़ा सा, और बुद्धू अरब में मिलती है। कौन सा हो गया, 3 4 1 2 ऑप्शन सी। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 फिर मिलाना है, औद्योगिक क्षेत्र और देश। अब देखो किनकी, किनकी कहाँ है, किनकी कहाँ है, जापान में है, तो किनकी, जापान। ठीक है, अच्छा और कैंटन कहाँ है फिर, कैंटन कैंटन चीन में, हाँ कैंटन चीन में है। लॉरेन लॉरेन फ्रांस में, और बेलो हॉरिजॉन्टले ये कहाँ, ब्राज़ील में। तो क्या हो गया, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, 2 1 4 3। अब आओ क्वेश्चन नंबर 29। अब आपको मिलाना केंद्र और खनिज, कौन कौन से केंद्र में कौन से खनिज होते हैं, ये आपको सूची 1 से सूची 2 को फिर मिलाना है। तो मुकिम, अब बताओ मुकिम में क्या होता है, ये कोयला उत्पादन होता है, कहाँ है, 2 कोयला उत्पादन होता है। डल्ली राजहरा में क्या उत्पादन होता है, लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क होता है। ठीक है, कोरापुट में बॉक्साइट होता है, चित्रदुर्ग में मैग्नीज होती है। ठीक है, 2 1 4 3 है, 2 1 4 3, कोरापुट में बॉक्साइट, कोरापुट में बॉक्साइट और चित्रदुर्ग में मैग्नीज। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये रहा बी ऑप्शन। ओके, अगला देखो, यह प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है जी अनाईमुड़ी। कहाँ पे है ये, पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अनाईमुड़ी, हालांकि ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है ना, अन्नामलाई पहाड़, वो अनाईमुड़ी वो कौन सी है, वो बताना आप कमेंट बॉक्स में, उन पहाड़ियों पे है, कौन सी है, पश्चिम और पूर्वी घाट में मिलती है ना, उन पहाड़ियों पे है अनाईमुड़ी। कितना, 2695 मीटर की ऊंचाई है, ऑप्शन बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचाई, सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, तो पहले भी सी था, आज भी सी है, उत्तर प्रदेश। इस करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, लेकिन आज भी ये सही है। पहले उस टाइम पे तो ये 72% सिंचाई नलकूप से होती है, लेकिन आज 67% नलकूप से होती है, 25% होती है किससे, नहर से, और अन्य स्रोत से 8%, ऐसे करके बांटा गया। ठीक है, आज भी उत्तर प्रदेश ही सही है ये। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी, ये उस टाइम भी यही था, आज भी यही है, कर्नाटक। कर्नाटक का एक छत्र राज्य है कॉफ़ी उत्पादन में, दूसरे नंबर पर केरल है। ठीक है, आज भी यही है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर, उस हिसाब से ए ऑप्शन था, आगरा दिल्ली और जयपुर। आज इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 33 हो गया खत्म। चलो 34 देखो, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, अब देखो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, ऐसे करके इसको जो है प्रायद्वीपीय भाग को, ये वाला भाग है, इसको इधर वाला जो हिस्सा है, इसमें इसके 2 हिस्से हैं, 1 और 2, इधर वाले के 1 और 2 ऐसे हैं। तो देखो इसके ये पूछा है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, इसको बोलते हैं कोंकण तट, सी, इसको कोंकण बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, मालाबार तट, ये वाला मालाबार नीचे वाले को इसको बोलते हैं, और इसका पूर्वी भाग में ऊपरी वाले बोलते हैं उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा के आसपास का है, उत्तरी सरकार, और नीचे वाले बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, याद रखना चारों को। तातीपाका सेल शोधनशाला कहाँ पे है, तातीपाका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं,
तो यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर आधारित थी। इसमें ऑप्शन ए सही है 36वें में। तो बताएं आप 36वें में हो दिए क्या, ए हो गया। और केंद्रीय राज्य इसमें, हाँ ये सेंटर सेक्टर थी, इसमें 75% केंद्र का योगदान था। ठीक है, एक और दो सही है, तो ए ऑप्शन सही है। देखो इसमें आज एक करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आज इसमें क्या क्या चीज़ जरूरी है समझ लो। 1980 में आई थी ये, भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना चलाई गई थी। ठीक है, 1980 की योजना है, आजकल योजना मिलवाई रहा है, तो 1980 की है, याद रखना, बस इतना से याद रख लो। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। ठीक है, चेन्नई में सबसे कम होती है। अगला, निम्न और सबसे ज़्यादा मौसिनराम मेघालय में। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे, तिलैया बांध कोनार नदी पे, ये नहीं, तिलैया किस पे? बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे। गांधी सागर चंबल पे और नागार्जुन सागर कृष्णा पे, सही है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये पिछली बार पीसीएस में आया 2024 में, किसका है? बिहार का है। ये 2024 पीसीएस में आया भैया। ठीक है, बिहार। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर बताओ, पश्चिम बंगाल, बताओ बताओ, दूसरे नंबर पे है क्या? पश्चिम बंगाल। तीसरे पे केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौथे नंबर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पश्चिम बंगाल आता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित नई योजना नहीं है? मतलब शहरी शहरी विकास के लिए नहीं है। तो इसमें क्या थी? डिजिटल भारत योजना, सही है। तो ऑप्शन डी देखो, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2014 में आया था। ये शहरी क्षेत्र के लिए था। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये भी शहर के लिए थी। स्मार्ट सिटी योजना, ये भी 15 में आई थी, ये भी शहर के लिए थी। लेकिन डिजिटल भारत मिशन एक डिजिटल पहुंच तक थी। ठीक है, अगला देखो, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, 14 नहीं अभी 16 में चल रहा है, 14 में पढ़ने का कोई मतलब नहीं। 14वें वित्त आयोग नहीं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बताओ? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग में थे ना, वो हैं अरविंद पनगड़िया हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसका, इसका गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को, और उसमें दिया था 31 दिसंबर 2024। अभी पूछा है, आर हम पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब हैं, और 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ है। ठीक, और ये कब से कब तक अपनी अनुशंसा देगा? ये भैया 1 अप्रैल 2026 से लेके 5 साल के लिए 31 तक काम करेगा। ओके, 1 अप्रैल 2026 से इसके अनुशंसाएं लागू होंगी, ये ध्यान रखना। 2026 से होंगी, याद रख लेना, 25 से मत कर देना, 26 से होंगी। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट? तो 2008 में। इसमें क्या है? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में इसमें जो हमारी भूमियाँ हैं ना, उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा था। 2008 में ही शुरू हो गया था। कहीं सोचो कि अभी ये मोदी सरकार कर रही है तो 16 में हुआ है, 15 में हुआ है, कि 20 में हुआ है, 25 में हुआ है, ये 8 से शुरू हो गया है। ठीक है, याद रखना, ये बस योजना पूछता है मिलाने के लिए, तो उसमें इंपॉर्टेंट है 2008 की योजना है। ओके, चलो, भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर दी डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, करंट का क्वेश्चन था 43 में, तो इसमें बस इतना समझ लो। 43 में इसका ऑप्शन क्या था? हाँ, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए संबंधित थी उस टाइम की योजना है। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी की वित्त तक पहुंच, फाइनेंशियल जो सेवाएं होती हैं, बैंकिंग वगैरह, उस तक सबकी आसान पहुंच, इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना नहीं है, ये गलत है। अब बैंकिंग संरचना सिकुड़ जाएगी तो फिर ये तो और उल्टा हो जाएगा ना। बाकी कमजोर वर्ग को संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये सही है। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाएं विस्तार करना, ये भी सही है। सी गलत है इसमें। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, हाँ, जनसंख्या कितनी कब बढ़ी? तो सब तो याद नहीं रख सकते, लेकिन भैया लेटेस्ट तो याद रख सकते हो। क्या हुआ था? 2001 से 21 में कितनी बढ़ी है? तो 17.5%। पिछली बार भी पढ़ा है, तो रिपीट क्वेश्चन है। अभी 15 वाले में पढ़े थे हम, कितनी बढ़ी है? 45 में बताओ कितनी बढ़ी है? तो ये बढ़ी है भैया 17.7% या 17.64% बढ़ी है। तो ये भैया ये कहाँ सही है? डी। हमें ये पता ही नहीं करना है कि पहला सही है, दूसरा ए सही है, क्या है, कब 71 से 81 में कितनी बढ़ी, 81 से 91 में कितनी बढ़ी, 91 से 2001 में कितनी बढ़ी, कुछ याद ही नहीं करना। हमें ये पका है लास्ट वाला, तो हो गया बस। तो देखो वैसे याद रख लो, यही है। चलो ठीक है, डी ऑप्शन। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? उस टाइम 29 वर्ष का आकलन था, लेकिन आज इसका कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भैया इसमें अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को समावेशी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आज भी ये रिलीवेंट है, डी ऑप्शन है 47 में, ऑप्शन डी। ओके, चलो
14-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी थी? उस टाइम थी और ये ऑप्शन था 4 से 5%। आज कितनी है? अब इसके इसके रिगार्डिंग 2 फैक्ट बता रहा हूँ, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हम 5.8% की हिस्सेदारी रखते हैं। कितनी? 5.8%। लिख देता हूँ इसे, 5.8%, ठीक है। अभी है, और इसको 2000 अभी नीति आई है नई 2025 में, इसको 2030 तक हम 7.5% तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अभी 5.8% है। अगला, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें भैया मुद्रा आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है इससे, ठीक है जी। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो क्रय शक्ति कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, घाटे की अर्थव्यवस्था में। तो सी ऑप्शन सही है। ओके, अच्छा। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? जिला योजना, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें उत्तर प्रदेश जिला अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना आई, 1999 का नियम है, उत्तर प्रदेश जिला अधिनियम 1999 का, ठीक है। उसके अंतर्गत सभी को, किसको? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन आज भी याद रख लेना, आज भी याद रखना, 6 से 14 वर्ष। 86वां संविधान संशोधन 2002 आया था, उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष को बच्चे जो हैं उनको सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी, उसके कार्यान्वयन में ये सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, 6 से 14 वर्ष, ठीक है जी। बी ऑप्शन कौन सा हो गया? 51। अगला देखो, हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई? तो स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन मतलब अपने आप आत्मनिर्भर हुई है ना, स्वावलंबन। तो कब हुई है बताओ? तो भैया ये हुई है 2010 में। 2010 में स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे ये गिग वर्कर्स बोलते हैं, जैसे दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, और ये ओला उबर में ये जेपिटो वगैरह पे ये जो इस तरह के जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको पेंशन देने से संबंधित थी 2010 की स्वावलंबन योजना। ओके, याद रखना। अगला, 5-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें ग्रामीण स्वच्छता उस टाइम पे नहीं थी, इसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो 5-6 में हुई कौन सी? भारत निर्माण योजना 2005-6 की है, ये योजना भी याद रखना। ओके, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो भैया यह है खतौली जगह पड़ती है, कहाँ पे? ये सहारनपुर में है। उस टाइम पे तो पड़ती थी ये कहाँ पे? मेरठ में, मेरठ भी आ सकता है, मेरठ या सहारनपुर कोई भी आ सकता है, चौगुन में हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारनपुर में खतौली। निम्न घटना पर ध्यान दें तथा इन्हें कलानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो, गरीबी हटाओ, इसका नारा 1971 में दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और हरित क्रांति 66-67 में आई है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? 3 हो गया, और ये 1 लास्ट में हो गया, 2 बीच में हो गया, 3-2-1, 3-2-1 है, 3-2-1 बी ऑप्शन हो जाएगा 55 में, बी ऑप्शन। चलो, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहाँ होता है? ये नोएडा है, वन एंड ओनली नोएडा, आज भी है ये। ई ब्रिज संबंधित है, उस टाइम किससे संबंधित था? तो भैया ये सरकारी सेवाओं की पहुँच हेतु, हाँ, सरकारी सेवाओं की पहुँच हेतु एकल प्लेटफॉर्म था ये क्या था? पोर्टल था, उस टाइम आया था, तो ये हो गया डी, ई ब्रिज। अगला देखो, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में कौन से केलकर समिति आई थी? उस टाइम की है ये। तो लेकिन अब याद रखना, अभी आयकर अधिनियम कब का है? 1961 का। इसमें 25 में संशोधन किया गया है। इसमें क्या संशोधन है, मोटा मोटा बता देता हूँ, कि आपका जो पासवर्ड है ना, जिससे आप अंदर की ढूंढेंगे आपने कौन सी इनकम कितनी दिखाई है, कहाँ कहाँ आपने छूट मांगी है, तो उन सब तक पहुँच सुनिश्चित करता है आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन जो किया गया है 2025 का, ठीक है, याद रखना, अभी संशोधन किया गया है। यही आप बन सकता है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि कब तक थी? तो उस टाइम ये 15 से 22 थी, लेकिन अब ये रिलीवेंट है, क्यों? क्योंकि अभी 2025 में इसको फिर बढ़ाया गया है। अब इसमें ये आया है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आया है, ठीक है जी, 2.0 आया है। तो ये इसमें क्या किया गया है? इसमें भैया जी इसकी अवधि 2024-25 से बढ़ा के 28-29 तक कर दी। 2024 में संशोधन किया गया है 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2024-25 में आई है, और 2028-29 तक ये बढ़ा दी गई है, जिसमें 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्र में देने हैं और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में घरों का आवंटन करना है, ये लक्ष्य है इसका। अगला देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सेफ्टी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च उत्पादक किसानों के बीजों का वितरण, सही है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निदर्शन, सही है। साख सुविधाएं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित, ये साख सुविधाएं से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन है, 60 में सी ऑप्शन, ठीक है जी, ये नहीं था, बाकी ये सब था, ठीक है। फसलों की नई किस्म विकसित करना भी, प्रचार प्रसार करना, ये सब था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर
प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 में आई थी, ठीक है जी, 2008 में आई थी। और हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इंपॉर्टेंट है इसका भी। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, एक मिनट, ये कब आया था? 2007 में आया था। नेशनल फूड सेफ्टी मिशन 2007 का है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिला नहीं पा सकता है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे आई थी 2008 में। मनमोहन साहब का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या 2008 में आई थी, और इसमें 8 प्राथमिकताओं पर बात की थी, परमाणु ऊर्जा पर इसमें बात नहीं की थी, याद रखना, यही पूछा है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, परमाणु ऊर्जा पर इसमें बात नहीं थी, ठीक है जी। चलो 62, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर विकिरण तापमापी, जो उच्च ताप को मापते हैं, ठीक है जी, 2000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बी हो गया। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर उल्टा करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर, बी ऑप्शन, एनीमोमीटर। बैरोमीटर से आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, ये तो विंड वेन से उसकी क्या है, विंड की डायरेक्शन मतलब किस दिशा में चल रही है, विंड वेन को बताता है। एयरपोर्ट वगैरह में लगे रहते हैं विंड वेन। निम्न के देशों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भैया ऑक्सीजन कब से ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ये मीथेन है, ये भी है, CH4 मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी सब है। अगला, अब मिलाना है आपको सूची का। विटिकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं। वेजी कल्चर, आप ये इंपॉर्टेंट रखते हैं ना, ये वृक्षों की खेती है, ठीक है, वेजी कल्चर है ना। और पीसी कल्चर मछली की खेती है भैया, और एग्रीकल्चर सब्जी का है, ठीक है। 3-4-1-2, 3-4-1-2, ये याद रखना। वेजी कल्चर वृक्षों की खेती, वेजी वृक्षों की, हाँ, वेजी वृक्ष। तो कौन सा हो गया? पहला हो गया 4-4, और फिर 3-4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2, कहाँ है? 4-3-2-1 है क्या? 4-3, हाँ 2-1, 4-3-2-1, ये बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आ गया। ओके, चलो 67, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? इंपॉर्टेंट है, कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। जैव विविधता मतलब ज़्यादा टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको जैव विविधता बोलते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर तक दूर रख के देख सकता है, नॉर्मल। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, यानी सभी होते हैं। ज़्यादा उर्वरक जो हम यूज़ करते हैं ना, खाद वगैरह, उससे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल खाद हैं उसका ज़्यादा उपयोग करने से ये सब होता है। जल प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषित होगी, और वायु भी प्रदूषण होगा। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं है। तो देखो, वन, झील और घास का मैदान, ये सब क्या है? नेचुरल है, लेकिन धान का खेत आर्टिफिशियल है। न्यूक्लियर सेक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह काम करता है। तो ये करता है भैया भारी जल, इसको क्या बोलते हैं? D2O, और इसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम समस्थानिक होता है, ठीक है, D2O। अगला, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है भैया? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है कहीं, ये सी। ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी हमारे रक्त में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है, इसमें लोहा होता है, आयरन होता है इसमें। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये 3 वाला गलत है। रोग प्रतिरक्षा ये नहीं करता, WBC करती हैं, वाइट ब्लड कॉल करती हैं। यह रक्त को लाल रंग देता है, ये भी सही है। तो 1-2-4 डी ऑप्शन। अगला, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी? तो ब्रह्मांड की। किसने दिया था ये बिग बैंग सिद्धांत? ब्रह्मांड के उत्पादन की मतलब ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुआ, उत्पादित हुआ था, मतलब बना था ब्रह्मांड, उसके बारे में बताता है, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, और 1967 में वैगनर ने इसकी व्याख्या की थी। अगला, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये सौर सेल होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। 75 में सौर सेल होते हैं। ये क्या है? इसका रासायनिक ऊर्जा होती है ना, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ए ऑप्शन। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? तो भैया इसमें गतिज ऊर्जा यूज होती है, ए ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। क्योंकि मानव जब शाकाहारी होता है तो प्राथमिक होता है, और जब मांसाहारी होता है तो द्वितीयक है, इसलिए दोनों चीज़ खाता है आदमी, तो दोनों है, डी ऑप्शन। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सबसे मेन कारण, मुख्य कारण पूछा है। जैव विविधता जो घट रही है, क्या कारण का? मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश। ये सब कारण भी हैं, आवासीय प्रदूषण, विदेशी जातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, ये सब हैं, लेकिन मुख्य कारण पूछे प्राकृतिक आवास, डी ऑप्शन। अगला, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है?
तो विटामिन ई ये गेहूँ अंकुरण का तेल, मतलब गेहूँ अंकुर करके उससे तेल निकालते हैं, ये जो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। सी ऑप्शन हो गया। ओके। कैफीन क्षरब उपस्थित होता है। कैफीन किसमें होता है? चाय और कॉफ़ी में दोनों होता है। ये क्या करता है? आदमी को हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देता है और ये फुर्ती देता है, आदमी इंस्टेंट फुर्ती देता है। ठीक है, इसलिए लोग पीते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? साइको एक्टिव ड्रग बोलते हैं, मतलब दुनिया भर में बहुत लोग पीते हैं इसको, साइको एक्टिव ड्रग के नाम से भी जाना जाता है इसको, कैफीन को। तो 80 तक रुकते हैं आज। चलिए यहीं रोकेंगे पार्ट 1 में। इसको दो पार्ट में कर रहे हैं ना हम खत्म, तो एक पार्ट 1 में यहाँ तक 80 तक हो गया, 70 क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए और चैनल को थोड़ा सा बढ़वाइए, सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए। और बाकी कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, थोड़ा सा और मैं इसको बेहतर करने पर काम कर रहा हूँ। आप लोग सजेशन देना, बताना क्या किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।